हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो जैसे कि हमारी मास्टर कैडरे की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और हम आज करेंगे 2016 का मास्टर कैडरे का बॉटनी का पीवाईक्यू सॉल्व। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि मैं रेफरेंस हर स्लाइड में देती हूँ, मतलब हर ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस में रेफरेंस होते हैं, तो आप इन बुक्स को, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए प्रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स सिस्टम ऑफ प्लांट इज द रिजल्ट ऑफ। पैसिव जो एब्जॉर्प्शन होती है रूट से, ठीक है, वो कहाँ होती है, कैसे होती है? इस तरह से ये होता है प्लांट, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर रख लो, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर रख लो और यहाँ पे क्या है, लीफ है, ठीक है। अब लीफ में क्या हो रहा है, लीफ से क्या हो रही है, इवेपोरेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। उस इवेपोरेशन के लिए क्या वर्ड है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपीरेशन हो रही है, ये क्या कर रही है, एक प्रेशर बना रही है जिसको हम बोल देते हैं सक्शन प्रेशर, और उसी की वजह से क्या आती है, टेंशन आती है, ठीक है। टेंशन आती है, सेल सैप बोल देते हैं उसको। और वो ट्रांसपीरेशन की वजह से, जैसे हम स्ट्रॉ, जैसे हम कॉफी पीते हैं या कोल्ड कॉफी पी रहे हो आप, तो स्ट्रॉ होता है, उसमें स्ट्रॉ में हम उसको खींचते हैं तो नीचे से एक प्रेशर बिल्डअप होता है। सेम विथ ट्रांसपीरेशन, तभी क्या होता है, रूट में भी वैसी पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है विदाउट यूजिंग एनर्जी, ठीक है। पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है पानी की थ्रू ट्रांसपीरेशन। डन। तो हमारी ऑप्शन है फोर्सेस क्रिएटेड इन द सेल्स ऑफ द रूट्स। नहीं, मतलब रूट्स के सेल्स में डायरेक्टली फोर्सेस कैसे आएंगी, कहीं से तो आएंगी। इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ द रूट्स, ऑस्मोटिक फोर्स ऑफ द इन द शूट सिस्टम, नहीं। टेंशन ऑन द सेल सैप ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, बेस्ट ऑप्शन इज कि जो ट्रांसपीरेशन की वजह से टेंशन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following activity is performed by molybdenum in plant metabolism? जब हम प्लांट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, प्लांट मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्लांट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाता, नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इसीलिए क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब उन बैक्टीरिया में ऐसा क्या है जो इस पूरी प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, तो उन बैक्टीरिया के पास क्या है, नाइट्रोजनेस एंजाइम है जो उस पूरी प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। अब नाइट्रोजनेस जो एंजाइम है, इसकी वर्किंग के लिए 3 एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला है मोलिब्डेनम, आयरन एंड वेनेडियम। इन तीनों की प्रेजेंस नाइट्रोजनेस एंजाइम की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन को जब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लोअर फॉर्म में जो प्लांट ऑब्जर्व कर सके, मतलब नाइट्रेट फॉर्म में, तो उसके लिए मोलिब्डेनम की बहुत जरूरत होती है और प्लांट के लिए फिर अवेलेबल करवाते हैं। और यही प्रोसेस उसके बाद उल्टी चलती है, टोटली उल्टी, ठीक है। जिसमें प्लांट ऑब्जर्व किसी और फॉर्म में करता है और एसिमुलेट किसी और फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है नाइट्रेट रिडक्शन। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल इज फैसिलिटेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। अब पायरुविक एसिड से को क्या बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। तो इसके लिए 2 एंजाइम्स की जरूरत होती है। पहला है डिहाइड्रोजनेस and the other one is decarboxylase, अब ये दोनों एंजाइम हेल्प करते हैं पायरुविक एसिड की कन्वर्जन में, ठीक है। अब पायरुविक एसिड की कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ देखो ऑप्शन अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलेज नहीं होता, ये तो उल्टा कर देगा काम सारा। फॉस्फेटेज की हमने बात ही नहीं की, डिहाइड्रोजनेस इन्वॉल्व होता है। अगर यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज होता तो हम इस ऑप्शन को चूज करते, बट यहाँ पे कार्बोक्सिलेज है, तो हमारी ऑप्शन सही कौन सी हो जाती है, डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर में क्या है, H2, मतलब H2O है। अब H2O को तोड़ा जाता है जिसको बोला जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये किसकी, फोटो मतलब लाइट,
लाइट की प्रेजेंस में वाटर को तोड़ना, तो ये दो आयंस में टूटती है, H2 प्लस O2, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन में टूटती है। ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, वाटर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में हो रही है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है रेड लाइट में, उससे कम फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू लाइट में, ठीक है। रेड में सबसे ज्यादा होती है, ब्लू लाइट में उससे कम, और ग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है। अब आपको लग रहा होगा यार ग्रीन लाइट है क्या, ग्रीन लाइट तो प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है तो ग्रीन लाइट सबसे ज्यादा करती है, ऐसा नहीं होता। ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है इन लाइट्स की। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो मोस्ट फेवरेबल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हमारा आंसर हो जाता है रेड। अब मैक्सिमम रेट, अब यहाँ पे ब्लू एंड रेड भी ऑप्शन में दे रखा है। ब्लू एंड रेड हम तब चूज करते जब दोनों की जो रेट होता फोटोसिंथेसिस का दोनों लाइट्स का सेम होता, बट यहाँ पे क्या है, रेड का ज्यादा होता है और ब्लू का रेड से थोड़ा कम होता है, ठीक है। अगर रेड ऑप्शन में नहीं है, यू हैव टू चूज ब्लू। ग्रीन सबसे कम करता है, याद रखना इन्हीं तीनों पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीन्स इज वाइडली यूज्ड एज अ सिलेक्टिव वीडिसाइड। ऑक्सीन्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंथेटिक ऑक्सीन है, यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीन है जिसको वीडिसाइड की तरह यूज किया जाता है। वो कौन सा है, 2,4-D, ठीक है। 2,4-D क्या है, वो सिंथेटिक ऑक्सीन है जिसको वीडिसाइड की तरह यूज किया जाता है। अब वीडिसाइड क्या होता है, वीडिसाइड होता है प्लांट्स को, जो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स को वेनिश करने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स का रिमूवल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है 2,4-D, ठीक है। क्या आंसर होता है, 2,4-D। नेक्स्ट, which one of the following activities in plants is controlled by abscisic acid? abscisic acid कैसा है, स्ट्रेस हार्मोन है और ये एंटागोनिस्टिकली काम करता है। कैसे काम करता है, एंटागोनिस्टिकली। एंटागोनिस्टिकली मतलब ऑपोजिट रोल होता है इसका जनरली, ठीक है। तो ये किसमें हेल्प कर रहा है, मतलब अब सेल डिवीजन का हमें पता है साइटोकाइनिन, और शूट इलोंगेशन ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का क्या काम रह गया, है ना। उसके बाद लीफ फॉल एंड डोरमेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, मैंने बोला एंटागोनिस्टिक काम करता है। तो पत्ते को क्या करेगा, पत्ते को फेंकना है या उठाना है। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। मान लो प्लांट में क्या हुआ, मान लो प्लांट में कमी होगी किसकी, मान लो प्लांट में कमी हो गई पानी की, ठीक है, पानी की कमी है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। मतलब स्ट्रेस जैसे ही होगा एब्सिसिक एसिड वहां पे अपना काम करना स्टार्ट कर, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब लीफ फॉल, अब मान लो खाने की कमी होगी, प्लांट बूढ़ा हो गया है, खाने की कमी होगी, तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, पुराने लीव्स को फेंक देगा, क्योंकि वो खाना ज्यादा खाएंगे काम कम करेंगे, तो पुराने लीव्स को फेंक देगा। और डोरमेंसी क्या है, एक डोरमेंट स्टेज देगा सीड को कि अभी रुक जाओ, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, बाहर स्ट्रेस है, अनफेवरेबल कंडीशन है, बाहर स्ट्रेस है और अभी तुम्हें जर्मिनेट नहीं करना है। तो कौन काम करता है, वो एब्सिसिक एसिड। तो इसीलिए एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ऐसी कंडीशन में काम करता है। नेक्स्ट, which one of the following mechanism is responsible for twining of tendrils in plants? अब tendrils की अगर हम बात करते हैं तो tendrils क्या करती हैं, इस तरह से अगर आपने देखा होगा जैसे पी प्लांट भी होता है तो उसमें क्या होता है, इनको पास में कहीं सहारा मिल जाए, कैसे भी लकड़ी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो ये लटकना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। टेंड्रिल्स इस तरह से लटकना स्टार्ट कर देती है। अब ये कहीं ना कहीं इनका सेंसिटिविटी है कि आसपास कुछ मिल जाए दीवार तो उसको ये टच कर देंगे, उसके साथ लटकना स्टार्ट कर देंगे, तो इसको बोला जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। प्रोसेस इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। डन। नेक्स्ट, व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन इन मैग्नीशियम डेफिशिएंट सॉइल बट यूरिया रिच सॉइल, द सिम्टम्स शोन इन द प्लांट्स आर।
अब मैग्नीशियम कम है, ठीक है, यूरिया है, ठीक है, यूरिया मतलब नाइट्रोजन अबंडेंटली मिल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्लांट में क्या असर होगा, देखो पहले तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम कैसा है, सॉरी मोबाइल एलिमेंट है, इमोबाइल नहीं है, मोबाइल एलिमेंट है। मैग्नीशियम कैसा है, मैग्नीशियम कैसा एलिमेंट है, मोबाइल एलिमेंट है, मतलब इसको फटाफट स्ट्रेस कंडीशन में मोबाइल एलिमेंट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा यंग यंग लीव्स में, ठीक है, पुरानी ओल्ड लीफ से इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा यंग लीव्स में, ठीक है। अब यंग लीव्स में जब इसको ट्रांसफर किया जाएगा तब क्या होगा कि जो मैग्नीशियम की कमी है वो किसमें पहले दिखेगी, ओल्ड लीव्स में, क्योंकि यंग लीव्स में इसको ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, तो येलोइंग ऑफ लीव्स यही दिखेगा किसमें, ओल्ड लीव्स में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, मोबाइल एलिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ओल्ड से यंग में। बट इमोबाइल जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या रहता है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाते हैं, तो यंग लीव्स में उनके सिम्टम्स पहले दिखते हैं। अब ये मोबाइल है तो इसके सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे हमें, पहले ओल्ड लीव्स में। क्लियर। नेक्स्ट, which one of the following prevents the fall of fruits from the tree? अब यहाँ पे एक ऐसा सिंथेटिक ऑक्सिन है जो क्या करेगा, मतलब फ्रूट्स को ट्री से गिरने से बचाएगा, ठीक है। अब ये करता क्या है, पहले तो एब्सिशन को रोकता है, एब्सिशन क्या है, एब्सिशन होता है कि जब पक रहा है तो उसको रोक देगा, आई एम सॉरी, एब्सिशन क्या है, जब फ्रूट पक रहा है तो उसको रोक देगा। क्लियर। सॉरी, एक सेकेंड। अच्छा, जनरली क्या होता है, जब एब्सिशन होती है ना तब एक एब्सिशन लेयर बनती है फ्रूट्स के ऊपर जिससे वो एब्सिशन करते हैं, ठीक है। एब्सिशन लेयर बनती है, एब्सिशन लेयर क्या है, एक डेड लेयर बनती है जिससे फ्रूट शेड ऑफ होते हैं। डेड लेयर इज फॉर्म्ड, जो क्या करवा रहे हैं, फ्रूट को शेड ऑफ करवा रहे हैं, ठीक है। अब फ्रूट को शेड ऑफ जब करवा रहे हैं तो एब्सिशन लेयर को बनने से कौन रोक रहा है, एब्सिशन लेयर को बनने से NAA रोकता है, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये उस लेयर को बनने से रोकता है, तो अपने आप ही एब्सिशन रुक जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, फ्रूट्स को नीचे गिरने से बचा लेगा, सॉरी, ठीक है। अब इस लेयर को बनने नहीं देगा और फ्रूट्स इस लेयर को इनिबिट कर देगा और फ्रूट्स को बचा लेगा, तो हमारा आंसर क्या है, NAA। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, the roots of which one of the following plants contains a red pigment that have affinity for oxygen? रेड पिगमेंट जो प्लांट में होता है उसको क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। रेड पिगमेंट के लिए क्या वर्ड है, रेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब रेड हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करवा रहा है, प्लांट की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करवा रहा है, प्लांट की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करवा रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ एक एसोसिएशन रहता है। अब ये जनरली किसमें, लेग हीमोग्लोबिन, सॉरी रेड हीमोग्लोबिन लिख दिया, लेग हीमोग्लोबिन। अब ये जनरली किसमें होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, तभी इसका नाम लेग हीमोग्लोबिन है। अब रेड पिगमेंट इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन ये भी रेड कलर का होता है और हमें ब्लड भी रेड कलर का होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये होता है। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स इन ऑप्शन में कौन कौन से हैं ये आपको चूज करना है। पी इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, पी लेग्यूमिनस प्लांट है, सोयाबीन लेग्यूमिनस प्लांट है, हमारी दालें लेग्यूमिनस प्लांट है, और ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है। चलिए बीन्स भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। अब ऑप्शन आप देख सकते हो, सोयाबीन हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन क्या है, सोयाबीन।
नेक्स्ट, generative cells was destroyed by laser but a normal pollen tube was still formed because. अब जनरेटिव सेल कहाँ होते हैं? पोलन में होता है। एक जनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल दो में डिवाइड हो जाता है, जनरेटिव सेल आगे दो में डिवाइड हो जाता है। अब जनरेटिव सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्यूजन के लिए। जनरेटिव सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्यूजन के लिए, ठीक है। अब जनरेटिव सेल फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव सेल क्या करता है? पोलन ट्यूब बनाता है। वेजिटेटिव सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि लेजर से हमने क्या किया, जनरेटिव सेल को खराब कर दिया। अब पोलन ट्यूब कौन बना रहा है? वेजिटेटिव सेल। पोलन ट्यूब कौन बना रहा है? वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल, हाँ ये ठीक है, हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ द किल्ड जनरेटिव सेल स्टिमुलेटेड द पोलन ट्यूब। ऐसा तो नहीं है, अगर जनरेटिव सेल के डेड सेल से ही पोलन ट्यूब बनती है तो बाकी पोलन्स में तो बनेगी नहीं कभी, ठीक है। अब लेजर बीम स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, ऐसा भी नहीं है। द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ पोलन ट्यूब इज नॉट, हाँ बिल्कुल सही। अब रीजन देखो, ये भी सही था, बट सबसे एक्यूरेट ऑप्शन कौन सी है? इमरजेंस ऑफ पोलन ट्यूब का रीजन क्या था? वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल को हार्म नहीं किया गया है, ठीक है, जो पोलन ट्यूब बनाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है 4। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट, अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज। अब जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस कहाँ बनते हैं? उसको हम क्या बोल देते हैं? कैलोस तो एक क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट है। कैलोस क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो पोलन में भी बनाता है, जो पोलन की वॉल्स बनाता है वो वाला है। और भी कई काम है इसके, मतलब प्लांट्स में, फ्लोएम में इसका काम होता है। अब क्लोन क्या है? क्लोन उसी को बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, ठीक है, उनको बोल देते हैं क्लोन, एक जैसे सारे बनना। डीम, डीम तो पता ही नहीं क्या ही है ये। एग्रीगेट क्या है? किसी चीज को इकट्ठा करना, कुछ सेल्स को इकट्ठा करना, दैट इज एग्रीगेट। तो हमारा आंसर है क्लोन। नेक्स्ट, which one of the following represent a pair of contrasting characters? homozygous, homogamous, एलिलोमॉर्फ्स बोला जाता है उसको, कोडोमिनेंट जीन्स नहीं। एलिलोमॉर्फ्स क्या है? मान लो मेरे में एक ब्लैक कलर्ड जीन है, मतलब एक ब्लैक कलर्ड जीन है और एक ब्लू कलर्ड जीन है, ठीक है। ब्लू आई कलर, आई कलर की बात कर रही हूँ। आई कलर है, दो टाइप के जीन है मेरे में, एक ब्लू और एक ब्लैक। अब एक उस पे, एक पे एलील कौन सा रहेगा? ब्लू वाला, एक पे रहेगा, एक क्रोमोसोम पे ब्लैक रहेगा, जो इकट्ठे काम करते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स काम करते हैं। अब ब्लू वाले की अगर हम बात करें तो ब्लू वाला रिसेसिव है, तो इसीलिए ब्लैक वाला क्या है? डोमिनेंट, इसीलिए मेरी क्या है? ब्लैक आईज। अगर यहाँ पे ब्लैक की जगह ब्लू होता तो मेरी क्या होती? ब्लू आईज होती। और इसी को लीलोमॉर्फ बोलते हैं, जब दोनों एलील्स प्रेजेंट होते हैं, एक कंट्रास्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अ मेल चाइल्ड विल बी बोर्न टू द पेरेंट्स इफ द फादर इज हेल्दियर देन द मदर। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, फादर हेल्दियर है, उसका मेल चाइल्ड से क्या लेना देना? मदर कैट्स हेल्दी डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल नहीं, ईट्स आएगा यहाँ पे, कैट्स नहीं आएगा, ठीक है। द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड्स XY कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, बिल्कुल। मेल की अगर हम बात करते हैं तो XY चाहिए होता है, वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो कौन सा चाहिए होता है? XX चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारा XX से क्या होता? फीमेल होती, ठीक है, XX से क्या होता? फीमेल होती। बट अगर हम बात कर रहे हैं XY की तो यहाँ पे मेल, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मेल ही तो पूछा गया। Next, when the desired variation is required to be induced in a vegetatively propagated crop, the most commonly used method of breeding is। जब कोई भी desired variation लेके आनी है हमें, ठीक है, अब वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप है तो उसमें क्या करना है? हमें उसमें इंड्यूस करवानी है। हमें पता है म्यूटेशन से वेरिएशन इंड्यूस हो सकती है, म्यूटेशन सडन चेंज करवाता है,
ठीक है। सडन चेंज कौन करवा सकता है? म्यूटेशन। तो उसको क्या बोल देंगे हम? म्यूटेशन ब्रीडिंग करवा देंगे उसमें, यूजिंग एक्सरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी करके हम उसमें चेंजेस करवा देंगे। नेक्स्ट, at which particular stage of cell cycle the histone proteins are synthesized in an eukaryotic cell? हिस्टोन प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं? कॉइलिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करते हैं। डीएनए को क्या करना है? इकट्ठा करवाना है। तो कौन काम कर रहा है? हिस्टोन प्रोटीन्स काम कर रहा है। अब हिस्टोन प्रोटीन बनते कब हैं? हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में बन जाते हैं। ठीक है, एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, सिंथेसिस फेज में, सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस भी इसी फेज में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी इसी फेज में होती है। तो इससे याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस भी इसी फेज में होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? एस फेज। क्लियर? नेक्स्ट, in meiosis the daughter cells differ from parent cells as well as amongst themselves due to, अब meiosis में क्या होती है? वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट बनते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब तीन चीजें यहाँ पे होती है। एक तो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन जब क्रोमोसोम अलग होंगे, इंडिपेंडेंटली अपने आप को एजोर्ट करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तो अलग होने का फायदा ही क्या? वो इकट्ठे अपने आप को एक्सप्रेस कर लेंगे। अब दो क्रोमोसोम है और दूसरा आ गया यहाँ पे, और क्रॉसिंग ओवर होती है, आधा पार्ट उधर चला जाता है, आधा पार्ट उधर चला जाता है। यही तो रीजन है रिकॉम्बिनेंट बनने का। ठीक है, यही रीजन है किसका? मियोसिस से आगे बढ़ने का। ठीक है, तो हमारा आंसर है सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट एजोर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस वाज कंसीव्ड। दो साइंटिस्ट थे, अकेले अकेले इन्होंने अकेले अकेले भी काम किया था, ठीक है, और इकट्ठे भी काम किया था। अकेले अकेले जब इन्होंने काम किया था तो ये पर्टिकुलर ईयर हमें दे रखे हैं, और इन्होंने इकट्ठे भी काम किया था। ठीक है, इन्होंने इकट्ठे भी काम किया था, और सॉरी, हाँ, इन्होंने अकेले अकेले काम भी किया है और इकट्ठे भी काम किया है। तो हम ये लेंगे कि आइडिया कहाँ से आया? दोनों साइमल्टेनियसली नेचुरल सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? मतलब नेचर उसको सिलेक्ट करती है जो बेस्ट है, जो नेचर से सिलेक्ट हो गया वो बेस्ट है, तो नेचुरल सिलेक्शन उसी से होता है। डन। नेक्स्ट, which one of the following gases provide the carbon skeleton of living things during the origin of life? अब यहाँ आपको सब में किसी में कार्बन की प्रेजेंस दिख रही है? वाटर वेपर्स में कार्बन की प्रेजेंस नहीं है, मीथेन में हो सकती है, नाइट्रोजन में N2 यार, अमोनिया NH3, तो मीथेन में है, बिल्कुल है। CH4, कार्बन यहीं से आएगा, और कहां से आएगा? हमारा आंसर हो जाता है मीथेन। Next, which one of the following is the best suited method for the production of virus-free plants? Production of virus-free plant. यहाँ पे हम बात करते हैं एंथर। एंथर में वायरस फ्री प्लांट, जब एंथर में वायरस आ गया तो वायरस फ्री प्लांट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। सेम विद ओव्यूल, सेम विद एम्ब्रियो, एक बार वायरस आ गया तो आ गया। हम मेरिस्टेम कल्चर की बात करते हैं, तो जब एपिकल की बात करते हैं ना, तो एपिकल कहाँ है? एपेक्स पे रहती है। तो हम एपिकल वाले पार्ट को काट के नया प्लांट बनवा सकते हैं। एपिकल वाले पार्ट को काट के नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, नया प्लांट बन जाएगा। अब उसी से क्या बनेगा? मेरिस्टेम, उसी से क्या बन जाएगा? मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, क्लियर इतना? उसी से मेरिस्टेम कल्चर, और मेरिस्टेम से ही आगे एपिकल पार्ट बनता है जो वायरस फ्री प्लांट्स बना सकता है। वायरस फ्री प्लांट कैसे बनेंगे? अपेक्स से, जब हम इस सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बैक्टीरिया थे। ठीक है, बैक्टीरिया बनाए गए थे फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये कैनेमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। कैनेमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिससे इनको रेजिस्टेंट बना रखा था, जिससे ये रेजिस्टेंट बनाए थे। ठीक है,
अब वहीं से शुरुआत हुई थी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की। तो कौन है पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? इज बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following techniques is best used to introduce genes in dicot plants? dicot plants की अगर हम बात करें तो dicot plants में ना एक बैक्टीरिया क्या करता था, ट्यूमर इंड्यूस करता था। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूस करता था। अब बैक्टीरिया ट्यूमर इंड्यूस करता था तो इन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया से ट्यूमर वाला जीन को रिमूव करके इन्होंने अपना अच्छे वाला डिजायरेबल जीन डाल दिया, डिजायरेबल जीन डाल दिया उसमें। ट्यूमर वाले जीन को रिमूव करके डिजायरेबल जीन डाल दिया, जिससे क्या हुआ, डिजायरेबल जीन डालने से क्या हुआ, डिजायरेबल जीन डालने से प्लांट में मॉडिफिकेशन की गई। तो क्या बोला इन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ट यूज टू इंट्रोड्यूस जीन्स इन डाइकोट प्लांट? तो ये काम किसमें हुआ, डाइकोट प्लांट्स में, तभी इसका नाम क्या है, ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, the competition for light, nutrient and space is most severe between। अब light, nutrient and space में competition कहाँ होगा, जहां पे मैं और मेरा भाई है, हम एक कमरे में रह रहे हैं, तभी तो कंपटीशन होगा। मैंने टीवी देखना है, मुझे एसी नहीं चलाना, मुझे चलाना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, हम तभी लड़ेंगे ना एक ही जगह पे। ठीक है, एक ही टीवी के लिए अगर हम एक ही जगह, मेरा अलग रूम है, मेरे भाई का अलग रूम है, उसका अपना टीवी है, मेरा अपना टीवी है, उसका अपना एसी कूलिंग कर रहा है, मेरा अपना एसी कूलिंग कर रहा है, हम में लड़ाई क्यों होगी, अपना काम करे, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म तो है, सेम चीज करनी है, हमें टीवी देखना है तो टीवी देखना है, एसी चाहिए तो एसी चाहिए। तो क्लोजली रिलेटेड, डिफरेंट नीच में है तो कंपटीशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन सेम एरिया नीच, बिल्कुल। अब डिस्टेंटली आ गया तो डिस्टेंटली से तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, द मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज। मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट की अगर हम बात करते हैं, मतलब जेट प्लेन से जो भी निकलता है, तो वो होता है सीएफसीज। सीएफसीज इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करते हैं, ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं, और इसका आंसर है हमारा फ्लोरोकार्बन्स। फ्लोरोकार्बन्स बोल सकते हैं, फ्लोरोकार्बन्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। ये वाला पार्ट हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, ओके।